तो देखो, संसद से संबंधित अनुच्छेद है 79 अनुच्छेद, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद है? और संसद 3 लोगों से मिलकर बनता है, एक लोकसभा, राज्यसभा और ठीक। तो हम लोग देखेंगे इसका कंपेयर करके राज्यसभा और लोकसभा को। एक साइड आप लोग लिखोगे राज्यसभा और एक साइड लिखोगे लोकसभा। पहले कौन सा लिखोगे? राज्यसभा। हाँ, टेबल बनाओ ना एक। ठीक, दिख रहा है पीछे? देखो, राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? 250। कितने सदस्यों से मिलकर बनेगा? 250 सदस्यों। इसमें से 238 सदस्य कहां से चुनकर आएंगे? राज्यों से चुनकर आएंगे। और 12 सदस्य क्या होंगे? मनोनीत होंगे। इनका मनोनयन कौन करेगा? अधिकतम कितने हो सकते हैं? 250। अभी वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में कितने हैं? 245। वर्तमान में कितने हैं? 245। ठीक। तो देखो, 245 में से 225 कहां से चुनकर आते हैं? 245 में से 225 राज्यों से चुनकर आते हैं। कहां से? राज्यों से। और 8 सदस्य, अच्छा 8 सदस्य कहां से चुनकर आते हैं? 8 सदस्य चुनकर आते हैं संघ राज्य क्षेत्रों से। कहां से? और 12 सदस्य कहां से आते हैं? मनोनयन से। ठीक है। तो वर्तमान में राज्यसभा की संरचना कैसी है? ऐसी। ठीक। संरचना के अंतर्गत देखा जाए तो 250 अधिकतम हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 245। वैसे ही लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 550। पहले कितनी हो सकती थी? 552। 2020 से हम इसे घटाकर क्या कर दिए? 550। वर्तमान में यह सदस्य संख्या कितनी है? 543। ठीक है। अच्छा देखो, 550 में से 530 सदस्य अधिकतम कहां से चुनकर आ सकते हैं? राज्यों से। कहां से चुनकर आ सकते हैं अधिकतम? ठीक। अच्छा, और जो 20 सदस्य हैं वो कहां से चुनकर आएंगे? संघ राज्य क्षेत्रों से। कहां से चुनकर आएंगे? संघ राज्य क्षेत्रों से। वर्तमान में 543 में से कितने सदस्य राज्यों से चुनकर आ रहे हैं? 524 सदस्य। कितने सदस्य? 550 अधिकतम चुनकर आ सकेंगे, जिसमें से राज्यों को कितना दिया गया है? 530। और संघ राज्य क्षेत्रों को कितना दिया गया है? 20। वर्तमान में 524 सदस्य राज्यों से चुनकर आते हैं और 19 सदस्य कहां से चुनकर आते हैं? संघ राज्य क्षेत्रों से।
ठीक है, तो पहले ये लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। और जो साथ में लिख लिए हैं वो बाजू वाले को समस्या बताओ अपनी। इसमें मनोनीत पहले होते थे बेटा, अब नहीं है, 2019 से पहले होते थे। हाँ, 2 आंग्ल भारतीय जो थे ना उनको हटा दिया गया 103वें संविधान संशोधन से। इसमें से 524 सदस्य कहां से हैं? राज्य से। और बाकी 19 सदस्य कहां से हैं? देखो, जम्मू कश्मीर जब तक संघ शासित प्रदेश नहीं बना था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तब तक इनकी संख्या 530 थी और इसकी संख्या कितनी थी? 13। इसकी संख्या कितनी थी? 13। मतलब जम्मू कश्मीर के जो 6 सदस्य थे जो लोकसभा में निर्वाचित होकर आते थे, वो सभी के सभी किसमें चले गए? संघ राज्य क्षेत्रों में। 7 लोग वही है बेटा जो चीन कोई ले गया। एक को अक्साई चीन, हम लोग भी दिखाते हैं कि चीन हमारे में है, अक्साई चीन। फिर दिखा देते हैं पीओके भी हमारे में है। ऐसे बनाते हो नक्शा ना, ऐसे नक्शा बनाते हो, ऐसे ऐसे करके नक्शा बना देते हो भारत का। ये गायब है पूरा, ये भी गायब है। तो 7 सदस्य वहीं के हैं। कहां के हैं? ये बोल रहे हैं पीओके पीओके। 2 प्रकार की चोटियां पढ़ लेते हो, K2 और एक और अभी कंचनजंगा। बोल रहे हो कंचनजंगा सबसे ऊंची चोटी है, नहीं K2 है ना, गार्डविन ऑस्टिन K2 है बोलते हैं। तो K2 तो 1947 से पीओके में है, पाकिस्तान के पास। किसके पास है? तो भारत को ही अपना नक्शा ऐसे कर लेना चाहिए। कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, क्योंकि वह मानता है कि पीओके किसका है? हमारा है। कागजों में हमारा है, वास्तविक रूप से उनका है कि नहीं? कागज में आपके पास जमीन है, अधिकार कोई और कर लिया है, कब्जा है कि नहीं? और वो भी कितने साल से? जब से आजाद हुआ तब से, जब से पाकिस्तान का जन्म हुआ है तब से वो कब्जा कर लिया है। कहानी तो जानते छो उसकी। जैसे 1948 में कबीली लोग पहले इसको अधिकार में लेते हैं और 1948 में ही जवाहरलाल नेहरू कहां चले जाते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ। कहां जाते हैं? और 1951 में फैसला देते हैं। क्या फैसला देते हैं? कि पाकिस्तान वहां पर से क्या करेगा? अपनी सेना हटाएगा। तो पाकिस्तान को यह डर लगता है कि मैं यदि सेना हटाऊंगा तो पाकिस्तान, भारत जो है अपनी सेना वहां लगा देगा और वो क्षेत्र पे क्या कर लेगा? अधिकार कर लेगा। और दूसरा कंडीशन भारत के लिए था कि भारत पूरे कश्मीर क्षेत्र में, जो हमारा वाला भाग है और जो उनका वाला भाग है, दोनों में क्या कराएगा? जनमत संग्रह कराएगा। तो भारत को भी ये डर था कि जनमत संग्रह कराएंगे तो यहां का कश्मीर कहां चले जाएगा? पाकिस्तान। जा सकता है कि नहीं? तो दोनों अपने जगह में डरे हैं और वैसी की वैसी स्थिति बनी हुई है। जैसे 1947 में थी वैसे आज भी है। चलो देखते हैं हम लोग चुनाव की प्रक्रिया। ठीक है, अच्छा देखो, राज्यसभा से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 80 में है। किसमें है? और लोकसभा के गठन से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 81 में है। पहले क्या है? राज्यसभा, राज्यसभा के बाद लोकसभा। और ऐसा क्यों किए? क्योंकि राज्यसभा एक क्या है? स्थायी सदन है। कैसा सदन है? स्थायी सदन है। सदनों की अवधि के बारे में प्रावधान किया जाता है 83 में। किसमें? अनुच्छेद 83 में कहा जाता है कि राज्यसभा क्या है? स्थायी सदन है, लेकिन इसके जो सदस्य हैं
सदस्यों का क्या होता है? कार्यकाल होता है। क्या होता है सदस्यों का कार्यकाल? 6 वर्ष का। कितने वर्ष का? और इस सदन के एक तिहाई सदस्य, कितने तिहाई सदस्य? एक तिहाई सदस्य हर 2 वर्ष के पश्चात क्या होते हैं? रिटायर होते हैं या सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं? रिटायर। एक तिहाई सदस्यों को क्या कर दिया जाता है? सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। जैसे अभी 245 है तो 245 का 3 भाग कर लो, कितना होगा? अब मान के चलो होल नंबर लेना है, आदमी है, बीच से थोड़ी ऐसे डिवाइड करोगे आदमी को, आधा भाग तुम्हारा रहेगा, आधा भाग अगले बार जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। ठीक, चलो कितने वर्ष का रहता है? 6 वर्ष का। इसी प्रकार लोकसभा का कार्यकाल पहली बैठक से 5 वर्ष होता है। कब से? पहली बैठक से 5 वर्ष। ठीक है, जिस दिन पहली बैठक होगी, चुनाव होने के बाद शपथ ले लेंगे, और शपथ लेने के बाद जिस दिन पहली बैठक होगी, जिस दिन वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का क्या करेंगे? निर्वाचन करेंगे, उसी दिन की अवधि से आपके 5 सालों तक रहेगा। अच्छा, सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा? कितना होगा? लोकसभा के सह विस्तारित होता है। ठीक है, यहां सदन का कार्यकाल नहीं होता, वह स्थायी है। यहां सदन का कार्यकाल होता है किसका? लोकसभा का, वो भी पहली बैठक से 5 वर्ष तक। यहां सदस्यों का कार्यकाल होता है कितना? 6 वर्ष फिक्स है। यहां सदस्यों का कार्यकाल फिक्स नहीं है। क्यों फिक्स नहीं है? मान लीजिए लोकसभा का विघटन 5 वर्ष से पहले हो गया, तो ऐसा नहीं कि सदस्य बने रहेंगे, वो लोकसभा के कार्यकाल के क्या रहेंगे? सह विस्तारित रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। अभी पहले निर्वाचन प्रक्रिया देख लेते हैं। अच्छा देखो, निर्वाचन प्रक्रिया हम लोग देखते हैं। निर्वाचन या चुनाव, ठीक है, ये एक निर्वाचन क्षेत्र के लोगों का या फिर जनता का प्रतिनिधित्व करती है। कौन सी? लोकसभा। कौन करेगी? लोकसभा। और राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। किसका प्रतिनिधित्व करेगी? राज्यों। ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, और यह किसका प्रतिनिधित्व करती है? प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लोगों का। ठीक है, देखो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, और इसकी जो निर्वाचन प्रणाली है वह कैसी है? अप्रत्यक्ष। कैसी है? अप्रत्यक्ष। राज्यों की विधानसभा के सदस्य या विधानमंडल के सदस्य इनके निर्वाचन में भाग लेते। कहां के सदस्य? राज्यों के विधानमंडल। यहां कौन भाग लेंगे निर्वाचन में? जनता भाग लेती है, जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है। ठीक, और इस आयु में एक बार केवल संशोधन किया जाता है। कब? 61वें संविधान संशोधन से। देखो ये आयु कितनी थी पहले?
21 साल। पहले कितनी थी? जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय निर्वाचन मतलब चुनाव करने की या फिर वोट डालने की आयु कितनी थी? 21 वर्ष। 61वें संविधान संशोधन से इसे बदला गया और इसे घटाकर क्या कर दिया गया? 18 वर्ष। ठीक है, ठीक है। जो गलती से फंस गए हैं वो भी पढ़ लो आज। क्या पता यहीं से सवाल आ गया तो बन जाएगा एक। नहीं आएगा? सिलेबस में है तो क्यों नहीं आएगा? देखो, जो राज्यसभा की निर्वाचन प्रणाली है वह एकल संक्रमणीय हस्तांतरीय मत प्रणाली के आधार पर और साथ में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होती है। जैसे मैंने राष्ट्रपति का निर्वाचन बताया था आपको, राष्ट्रपति के निर्वाचन जैसे ही इनका निर्वाचन होता है, एक आपको मत पत्र दिया जाएगा ऐसे, और जो भी राज्यसभा के सदस्य खड़े होंगे, मान लीजिए 3 लोग राज्यसभा के सदस्य के रूप में खड़े हुए हैं अपने निर्वाचन के लिए एक सीट से, तो उनको हम क्या देंगे? वरीयता क्रम देंगे। क्या देंगे? वरीयता क्रम। और इस वरीयता क्रम में यदि कोई 50% से ज्यादा प्राप्त कर लेता है तो वो सदस्य चुना जाएगा। जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन होता था, देखे थे हम लोग राष्ट्रपति का निर्वाचन, वैसे ही प्रक्रिया किसमें है? राज्यसभा के निर्वाचन। ठीक। प्रत्येक जनगणना के बाद, अब यहां पर एक लाइन खींचना पड़ेगा आपको और ये सबके लिए कॉमन रहेंगे। ठीक है, प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। किसका गठन किया जाता है? परिसीमन आयोग। ये जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र को पुनः निर्धारित करती है। किसको? निर्वाचन क्षेत्र को और यहां की जो संख्या है उसको। जैसे सबसे पहले हम लोग देखते हैं 84वां संविधान संशोधन होता है। कौन सा? 84। उस समय यह कहा जाता है कि अब राज्यसभा और लोकसभा की जो सीटें हैं, मतलब जिन राज्यों को जितनी सीट मिली है वो 2026 तक उतनी की उतनी ही रहेंगी। और ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा क्यों कहा जाता है जानते हो? इससे पहले भी एक बार संविधान संशोधन होता है, उसमें कहा जाता है कि 1971 के आधार पर सीटों का आवंटन किया गया है। किसके आधार पर? 1971 के आधार पर सीटों का आवंटन किया गया है। अब 71 के आधार पर हम लोगों ने क्या किया? सीटों का आवंटन कर दिया, हर राज्य को कुछ कुछ सीटें प्राप्त हो गई। उसके बाद सन 1975 के आसपास परिवार नियोजन साधन के रूप में लाती है कौन? भारतीय सरकार आती है। इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी परिवार नियोजन लेकर आते हैं। ठीक है, तो दक्षिण भारत पूरी तरह नियोजित हो जाता है, उन लोग परिवार नियोजन में ध्यान देते हैं, और उत्तर भारत जनसंख्या वृद्धि में, है ना। तो यहां की जो जनसंख्या है उत्तर भारत की अबाध गति से बढ़ जाती है। देखते हो 1108 व्यक्ति बिहार में 1 किलोमीटर में दिखाई देते हैं ना। आप लोग सेंसस पढ़ते हो,
तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा 21 करोड़ उत्तर प्रदेश का हो गया। तो दक्षिण भारतीय जो राज्य थे वो इस संशय में थे, इस दुविधा में थे कि यदि फिर से जनगणना के आधार पर सीटों का आवंटन होगा तो तमिलनाडु को 2, केरल को 1, है ना, मतलब बड़े बड़े राज्यों को में भी क्या हो जाएंगी, सीटों की कमी हो जाएगी। जो उनको वर्तमान में जो प्रतिनिधित्व मिला हुआ है वह भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए दक्षिण भारतीय राज्य क्या करते हैं, इसका विरोध करते हैं कि जनगणना के आधार पर सीटों का आवंटन ना किया जाए। इसलिए फिर से क्या होता है, संविधान संशोधन, और हम लोग क्या बढ़ा रहे हैं, बस अवधि को बढ़ा रहे हैं कि 1971 की जनगणना के आधार पर 2026 तक क्या कर दिया गया, नियत कर दिया गया। तो 84वें संविधान संशोधन से सीटों की संख्या क्या कर दी गई, निर्धारित कर दी गई। किसके आधार पर, 1971 के आधार पर रहेगी। कब तक, 2026 तक। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सीटों का आवंटन। अब हम लोग देखते हैं निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन। निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन भी किसके आधार पर किया जाता है, जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर, और सभी क्षेत्रों को लगभग लगभग बराबर जनसंख्या के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, बांटते हैं। तो मान लीजिए आपके राज्य में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, 11। कितनी है लोकसभा की सीटें, 11। अब मान लीजिए मुंगेली की जनसंख्या ज्यादा हो गई, तो हर 5 वर्ष के बाद क्या आएगा, परिसीमन होगा। क्या होगा, परिसीमन। मान लीजिए बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र में ज्यादा जनसंख्या हो गई तो फिर से क्या होगा, परिसीमन होगा, और कुछ क्षेत्र हटकर दूसरे लोकसभा में चला जाता है। ठीक है, तो पहले हम लोग नियत करते हैं 84वें संविधान संशोधन में कि परिसीमन किसके आधार पर किया जाएगा, 1991 की जनगणना के आधार पर। किसके आधार पर, और फिर 87वें संविधान संशोधन से इसे 10 साल की अवधि बढ़ा देते हैं कि 2001 की जनगणना के आधार पर क्या होगा, परिसीमन होगा। और अभी तो हम देख रहे हैं कोरोना होने के कारण फिर से जनगणना रुकी हुई है ना। अभी जनगणना के लिए बोला गया है, नहीं तो हर 10 वर्ष में जनगणना होती है। कब से चली आ रही है, 1881 से, है ना। 71 में पहली बार होती है वो अलग है, लेकिन 81 से चली आ रही। ठीक है, तो ये चलो लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। सतासवें संविधान संशोधन से हम लोग ये जो परिसीमन या फिर निर्वाचन क्षेत्र को जो निर्धारित करना है किसकी जनसंख्या के आधार पर करते हैं, 2001 की जनसंख्या के आधार पर या जनगणना के आधार पर। ठीक है, तभी आप देखते हो पहले सारंगगढ़ लोकसभा क्षेत्र ऐसे आ जाता था, कभी कोरबा लोकसभा क्षेत्र, है ना। आपका पता चल रहा है गांव पहले बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र में था, अब कोरबा में चला गया। होता है कि नहीं, ठीक। हाँ, ये 84वें संविधान संशोधन और ये 87वें संविधान संशोधन। ये दोनों हुआ था, 84वें संविधान संशोधन में यह भी हुआ था, यह भी हुआ था। अरे एक ही संशोधन थोड़ी ना होता है। जैसे 42वां संविधान संशोधन देखते हो तो बहुत सारे संशोधन होते हैं, उसमें बहुत सारे अनुच्छेदों में क्या होता है, परिवर्तन होता है।
किसको? लोकसभा वाला भी फिक्स है, मैं दोनों के लिए बताया, ये 2026 तक के लिए। ये तो केवल लोकसभा में लागू होगा, राज्यसभा में लागू क्यों होगा? नहीं होगा। ठीक है, ये वाला किसमें लागू होगा? केवल लोकसभा में, क्योंकि राज्यसभा में तो निर्वाचन कौन करते हैं? विधायक करते हैं। ठीक, तो निर्वाचन क्षेत्र वाला तो कार्य ही नहीं है, ये निर्वाचन क्षेत्र वाली बात है। ठीक, आगे बढ़े। सदस्यों की अर्हता या फिर योग्यता। सबसे पहली बात, भारत का नागरिक होना चाहिए। कहां का नागरिक? ऐसा नहीं कि युगांडा से आया और दूसरे दिन आप उसको खड़े करा दिए लोकसभा के निर्वाचन में। ठीक है, कहां का होना चाहिए? भारत का नागरिक। ठीक, इसी में देखते हैं हम लोग, विकृत चित्र का ना हो, पगला ना हो, पगला। ठीक है, अच्छा, भारत के प्रति क्या रखेगा? सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगा। क्या रखेगा? ठीक है, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। राज्यसभा के लिए कितना? 30 वर्ष। और लोकसभा के लिए 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ठीक है, इसके अलावा संसद कोई और अर्हता रखती है तो ठीक है, संसद के विधि द्वारा निर्धारित अर्हता, जैसे संसद ने 1951 में एक जन प्रतिनिधित्व अधिनियम बनाया, और इसके अधीन भी कुछ कुछ क्या की? अर्हताएं घोषित की। ठीक है, और अर्हता से संबंधित प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 84 में। किसमें किया गया है? ठीक है, तो याद रखोगे 79 संसद, 80 राज्यसभा, 80 क्या है? 81 क्या है? लोकसभा। 82 क्या है? परिसीमन आयोग। 82 क्या है? 83 क्या है? कार्यकाल या अवधि किसकी? सदनों की। और 84 क्या है आपका? योग्यता किसकी? सदस्यों की योग्यता या अर्हता। ठीक है, बाकी 85, 86, 87 मैंने पढ़ाया था आपको किसमें? राष्ट्रपति में। याद है? संसद का सत्र आहूत करेगा, सत्र अवसान करेगा और उसका विघटन करेगा। क्या था? 85। 86 क्या था? प्रत्येक सदन में भाषण देने का अधिकार किसका? राष्ट्रपति का। 87 क्या था? राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। और 88 क्या था? मंत्रियों के सदन में बोलने के अधिकार और विशेषाधिकार। राज्यसभा जो है पहली बार गठित होती है 1952 में। कब गठित होती है? तो उनके समक्ष यह समस्या आती है कि 2 साल बाद किसे हम क्या करें? हटाएं। ठीक है, तो जन प्रतिनिधित्व जो अधिनियम था वही उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि सदस्यों को हटाने के लिए लॉटरी सिस्टम के माध्यम से उसे क्या किया जाए? हटाया जाए। जिसका नाम आया लॉटरी में वो क्या हो गए? बाहर हो गए।
आया समझ में? कौन थे हमारे राष्ट्रपति उस समय? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो उनको यह अधिकार प्राप्त हुआ कि आप कुछ सदस्यों को, मतलब 1/3 सदस्यों को लॉटरी के माध्यम से क्या करें, बाहर कर दें। ठीक है, तो 3 सिस्टम लाए, 3 बॉक्स बनाए वो, और जिनकी लॉटरी निकली वो गए। निर्हरता देखते हैं, निर्हरता। निर्हरता का अर्थ होता है अयोग्यता। ठीक है, और इसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 100, किसमें दिया गया है? 102 में। 102 के अंतर्गत पहला यह है कि आप लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, और लाभ का पद संसद नए नए समय में बताता है कि मंत्री लाभ के पद में नहीं आएंगे, राज्यपाल भी लाभ के पद में नहीं आएंगे। मान लीजिए विधानमंडल का कोई सदस्य है, वह भी लाभ के पद में नहीं आएगा। तो संसद जिस विधि के अंतर्गत लाभ के पद को परिभाषित करेगी, वह उस विधि के अंतर्गत लाभ का पद आएगा। जैसे संसदीय सचिव को लाभ का पद माना जाता है, कई बार क्या माना जाता है? लाभ का पद। हम लोग देखते हैं कि दिल्ली में संसदीय सचिवों को लाभ के पद के कारण क्या किया गया? अयोग्य किया गया, मंत्री में नहीं आते। मैंने कल बताया था मंत्री परिषद के अधीन वो नहीं आते, है ना? उनकी नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति नहीं करता। तो विशेष जहां पर किसी को लाभ पहुंचाने का कार्य कर रहा है राज्य, ऐसे पद को हम क्या कहते हैं? लाभ का पद। और इस लाभ के पद को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, ये डिफाइन नहीं किया गया है कि कौन सा पद लाभ का पद है और कौन सा पद लाभ का पद नहीं है। लेकिन संसद ने यह डिफाइन किया कि मंत्री लाभ के पद के अधीन नहीं आएंगे, राज्यपाल लाभ के पद के अधीन नहीं आएंगे, उपराष्ट्रपति भी लाभ के पद के अधीन नहीं आए। ठीक है, तो पहला लाभ के पद पर ना हो, दूसरा विकृत चित्र का हो। कहने का अर्थ यह है कि क्या हो? पागल। अब पागल तो आप लोग बाजू वालों को भी बोल देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपके बोलने से वो पागल घोषित हो जाएगा। कौन घोषित करेगा? न्यायालय। डॉक्टर भी नहीं, न्यायालय घोषित करेगा। ठीक है, किसके द्वारा घोषित हो? तीसरी बात यह कि दिवालिया ना हो। दिवालिया कहने का अर्थ यह होता है बैंकरप्ट। अब 1 रुपए नहीं है उसके अकाउंट में, पता चल रहा है। तो जो भी पैसा विकास के लिए उसके संसदीय क्षेत्र को मिलेगा, उस पर तो वो खुद का विकास करेगा। ठीक, ठीक है। साथ में दल बदल कानून से संबंधित जो निर्हरताएं हैं, ठीक है, और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम ने भी क्या किया है? कुछ कुछ अयोग्यताओं को लागू किया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो किसी सदस्य को अयोग्य घोषित करेंगे। चलो अगला देखते हैं, पद रिक्ति। और पद रिक्ति से संबंधित प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 101 में। किसमें किया गया है? पद रिक्ति कहने का अर्थ कैसे उसका पद रिक्त होगा। पहला प्रावधान हम देखते हैं दोहरी सदस्यता से। किससे?
इसमें पहला टाइप देखते हैं। मान लीजिए दोनों सदनों का सदस्य एक ही समय चुनकर आता है। आप मतलब राज्यसभा में खड़े हुए, आपका निर्वाचन हुआ, उसका रिजल्ट आया, आप बन गए राज्यसभा के सदस्य। उसी समय लोकसभा का भी आप कहीं से खड़े हुए थे किसी निर्वाचन क्षेत्र से, वहां का भी परिणाम आया और आप क्या बन गए, लोकसभा के भी सदस्य बन गए। दोनों जगह के सदस्य एक साथ बन गए, राज्यसभा और लोकसभा। तब ठीक है। ठीक है, तो आपको 10 दिन के अवधि के अंतर्गत, ठीक है, 10 दिन के अंदर यह डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन से सदन में रहना चाहते हैं, लोकसभा की राज्यसभा। और यदि 10 दिन के अंदर डिसाइड नहीं किए तो क्या होगा, दोनों सदन से हाथ धो बैठेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, 10 दिन के अंदर डिसाइड नहीं करोगे तो दोनों सदन की सदस्यता चली जाएगी। दूसरा, मान लीजिए पहले सदन के सदस्य हैं, ठीक है, दूसरे से निर्वाचित हुए, तो कौन से सदन की सदस्यता जाएगी, पहले सदन की सदस्यता जाएगी। ठीक है, मान लीजिए आप राज्यसभा के सदस्य हैं और लोकसभा से भी निर्वाचित हो गए, तो आपको राज्यसभा की सदस्यता क्या करनी पड़ेगी, त्यागनी पड़ेगी या छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, इसी में देखते हैं तीसरा हम लोग, एक ही सदन में दो सीटों पर यदि क्या हो गए, निर्वाचित हो गए, जैसे हमारे प्रधानमंत्री 2 सीटों से निर्वाचित हो गए, बड़ोदरा और बनारस, है ना। तो एक जगह को छोड़ना पड़ेगा, या तो गुजरात की सीट छोड़ो या फिर उत्तर प्रदेश की। तो कहां की छोड़ दिए, गुजरात की छोड़ दिए, कहां आ गए, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो यदि एक ही सदन में 2 सीटों पर निर्वाचित होते हैं तो दोनों में से एक सीट छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो दोनों सीट रिक्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी, दोनों सीट रिक्त हो जाएगी। इसी में हम लोग देखते हैं राज्य विधान मंडल के सदस्य यदि संसद के सदस्य निर्वाचित होते हैं, ठीक है, राज्य विधान मंडल के सदस्य यदि संसद के सदस्य निर्वाचित होते हैं तो 14 दिनों के भीतर विधान मंडल की सीट छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो संसद की सीट चली जाएगी, है ना। विधान मंडल की सीट बनी रहेगी, संसद की सीट क्या हो जाएगी, चली जाएगी। जैसे हमारे यहां अभी एक विधायक थे ब्रिजमोहन अग्रवाल, मान लीजिए वो 14 दिन तक निर्णय नहीं लेते तो उनके संसद की सीट क्या हो जाती, रिक्त हो जाती। वैसे भी अल्पमत में थे, इस बार पूर्ण बहुमत था क्या, तो इसलिए वो क्या किए, यहां की सीट को छोड़ दी। ये देखें, ये तो पहला प्रकार था हमारा पद रिक्ति का। अब दूसरा देखते हैं, सदस्य क्या कर दे, त्याग पत्र दे दे। क्या दे दे, किसको त्याग पत्र देगा, राष्ट्रपति को नहीं देगा। लोकसभा की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा की स्थिति में
राज्यसभा का सभापति, ठीक है। लोकसभा की स्थिति में लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा की स्थिति में राज्यसभा के सभापति। और राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? अनुच्छेद 66 से उपराष्ट्रपति क्या होंगे? राज्यसभा के सभापति होते हैं, पदेन सभापति, ठीक है। त्याग पत्र के बाद हम लोग देखते हैं अनुपस्थिति। ठीक है, अनुपस्थिति जैसे आप लोग अब्सेंट होते हो, है ना, वैसे ही लगातार उन लोग भी 60 बैठक में यदि नहीं आए तो क्या हो जाएगा? उनकी जो सदस्यता थी वह समाप्त हो जाएगी, उनकी सीट क्या हो जाएगी? रिक्त। जैसे गोविंदा जी हैं, कभी कभी जाते हैं, जब मन करता है मैं हीरो हूं बोलते हैं जाके, है ना भाई, 1-1.5 महीने में पहुंच गए कभी कभी, तो अपनी सीट बचाने जाते हैं वो। अनुपस्थिति 60 दिन से इस बार नहीं जीते हैं क्या? ठीक है, तो देखो 60 दिन तक लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहेंगे। अच्छा, इसमें आपके 17वां विघटन के काल की 4 दिन से अधिक की अवधि नहीं जोड़ी जाएगी। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? कितने प्रतिशत लोग समझे? जैसे 17वां होता है, जैसे हमारे यहाँ बजट के 3 हमारे लोकसभा और संसद में संसद के 3 सत्र चलते हैं। एक होता है बजट सत्र, बजट सत्र के बाद चलता है मानसून सत्र, और मानसून सत्र के बाद चलता है आपका शीतकालीन सत्र। ठीक है, तो इसमें यदि मान लीजिए एक सत्र में कई बैठकें होती हैं, कई दिन बैठक होती है, एक दिन के बैठक के बाद 4 दिन के लिए या 5 दिन के लिए या अनिश्चित काल के लिए सदन को स्थगित करता है लोकसभा का अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। अब मान लीजिए 4-5 दिन छुट्टी है वहां, तो उस अवधि को आपको नहीं जोड़ना है। आया समझ में? केवल उस बैठक जिस दिन हो रहा है उसी दिन की अवधि को जोड़ना है। मान लीजिए 3 महीने बाद फिर मानसून सत्र आरंभ हुआ, तो 3 महीने की अवधि को थोड़ी जोड़ेंगे। तो छुट्टी वाली जो अवधि है उनमें से केवल 4 दिन को ऐड किया जाता है इस 60 दिनों में। बाकी 56 दिन क्या होगी? आपकी बैठक होगी। 56 दिन लगातार बैठक में आप अनुपस्थित होगे तो क्या हो जाएगा ये? ठीक है, वही 56 और 4 60। ठीक है, देख लो अन्य स्थितियां, जैसे चुनाव ही अमान्य हो गया। आप कहीं से जीत कर आए, आपके प्रतिद्वंदी ने क्या कर दिया? हाई कोर्ट में अपील कर दिया कि इसने गलत साधनों का प्रयोग किया है ना। मत पेटी को क्या कर लिया है इसने? हैक कर लिया है, या ईवीएम को हैक कर लिया है। ठीक है, तो ये चुनाव यदि क्या हो गया? अमान्य हो गया, या फिर सदन से आप क्या हो गए? निष्कासित हो गए या फिर बर्खास्त हो गए। क्या हो गए? सदन से
या बर्खास्त। ठीक है, इसी में देखते हैं। मान लीजिए आप क्या बन गए, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति चुने गए। ठीक है, और एक और स्थिति आती है, मान लीजिए आप किसी राज्य के क्या बन गए, राज्यपाल बन गए। तो आपकी संसद की सदस्य संख्या सदस्यता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी।